आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्षत्रिय और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। इतिहासकार बताते हैं कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से हुई है, परंतु इसमें सच्चाई नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसमें भी सच्चाई नहीं है। पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति का विवरण भी मिलता है। इन सभी तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाला हूं, जिससे आप लोग क्षत्रियों और राजपूतों के सच्चे इतिहास को जान पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है विशेष सूचना, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं किन किन विषयों की चर्चा करने वाला हूं उस पर बात करते हैं। नंबर 1, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग। नंबर 2, राजपूत शब्द का प्रयोग। नंबर 3, शक, कुषाण और हूण। नंबर 4, क्षत्रिय और राजपूतों का धर्मांतरण। नंबर 5, क्षत्रिय और राजपूत देसी या विदेशी। तो इन 5 तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर, यानी इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है उस पर बात करते हैं। नंबर 1, प्राचीन भारत, जो कि रोमिला थापर की है। आप लोगों ने रोमिला थापर का नाम जरूर सुना होगा, कुछ लोगों ने उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। नंबर 2, मौर्यों की वापसी, ये है सुबोध कुमार सिंह की, इसमें भी बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। नंबर 3, राजपूताना का इतिहास, जेम्स टॉड की है, बहुत ही अच्छी किताब है। नंबर 4, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की है, बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में हमेशा चर्चा की जाती है। तो इन 4 किताबों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ किताबों को खोलकर भी दिखाया है। अगर आप इन किताबों में से किसी एक को पढ़ना चाहते हैं तो ये किताबें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहां से मंगवा के आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां से। क्षत्रिय शब्द का प्रयोग। क्षत्रिय शब्द को विद्वान पाली प्राकृत भाषा के खत्तीय का समानार्थी मानते हैं कि पाली प्राकृत भाषा में जो खत्तीय शब्द है उसी का समानार्थी क्या है, क्षत्रिय शब्द। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा अशोक से पहले भारत में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। राजा अशोक के किसी भी अभिलेख में हमें क्षत्रिय शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा अशोक अपने अभिलेखों में स्वयं को लाजा या राजा कहते हैं, क्षत्रिय नहीं कहते हैं। राजा अशोक से पहले खत्तीय शब्द का प्रयोग बड़े भूस्वामियों अर्थात जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खत्तीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बड़े भूस्वामियों के लिए अर्थात जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। खत्तीय शब्द का प्रयोग शाक्य, कुलीय, लिच्छवी, मल्ल, विदेय, मूरीय आदि गणों के लोग किया करते थे। शाक्य, कोलीय, लिच्छवी, मल्ल, विदेय, मूरीय गणों में जब कोई व्यक्ति राजपाट ग्रहण करता था तब वह स्वयं को राजा कहता था। इन्हीं राजाओं के वर्ग को राजन्य वर्ग पुकारा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्राह्मणों से मुखामासीद बाहु राजन्य है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये उदाहरण मैंने कहां से दिया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से दिया है। चाहो तो इसका हम स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। वीडियो एडिटर से मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऋग्वेद का एक स्क्रीनशॉट जरूर लगा दें ताकि लोगों को विश्वास हो जाए, और जिन पे ऋग्वेद उपलब्ध है तो उसे खोल के वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। राजा अशोक के शासनकाल के पश्चात भारत में यवन, पहलू, शक और कुषाण आए। इन्होंने अपने अभिलेखों में क्षत्रप शब्द का प्रयोग किया है। संभवतः क्षत्रप से ही क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि क्षत्रिय शब्द छत्र से आया है। किससे आया है? छत्र से, जिसका अर्थ क्या होता है? बल से प्राप्त की गई सत्ता का स्वामी।
या बल से प्राप्त किए गए राज्य का स्वामी, उसी को क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन संस्कृत में इसके कई अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। क्षत्रप शब्द का अर्थ जब आप देखोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि क्षत्रप शब्द का प्रयोग जो बाहर से हमारे यहाँ पे राजा महाराजा आए उन्होंने किया है, और जो अशोक के बाद आए उन्होंने किया है। थोड़ा बहुत तो इतिहास आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मथुरा में कई क्षत्रपों के नामों का उल्लेख मिलता है। वहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। जो विद्वान क्षत्रिय शब्द को पाली प्राकृत भाषा के खत्तिय का समानार्थी मानते हैं वे पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि खत्तिय का अर्थ भूमि का स्वामी होता है जबकि क्षत्रिय का अर्थ शासन करने वाला होता है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक ये गलती करते हैं। हमारे यहाँ इतिहासकार और विद्वान क्या गलती करते हैं कि किसी लेखक की किताब पढ़ी, उससे उन्होंने जानकारी ली और अपनी एक नई किताब छाप दी, यानी कि जो उसने लिखा है वही इन्होंने छाप डाला। फिर बाद में वही लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर भ्रम पैदा हो गया, और जब लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है फिर वो आपस में लड़ते हैं, और यही आज हमारे समाज में हो रहा है। अब बात करते हैं राजपूत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। रजपूत या राजपूत शब्द पाली प्राकृत भाषा का शब्द है, और यह है राजा और पुत्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ राजा का पूत होता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ये, क्योंकि आज तक आपने ये सुना ही नहीं है कि राजपूत शब्द पाली प्राकृत भाषा का है। आज तक तो आपने सिर्फ यही सुना है कि राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, यही सुना होगा। अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। राजपूत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक मानते हैं कि राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से आया है, जबकि यह पूरी तरह से असत्य है। राजपूत शब्द में जो पूत शब्द है वह पाली प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में पूत को पुत्र कहा जाता है और राजपूत शब्द में पूत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए राजपूत शब्द की उत्पत्ति पाली प्राकृत भाषा से हुई है। संस्कृत में पूत को क्या कहा जाता है? पुत्र कहा जाता है, और राजपूत शब्द में पुत्र नहीं है बल्कि पूत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो लोग पाली प्राकृत भाषा के जानकार हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन्हें पाली प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आज भी जब आप गांव में जाओ तो गांव की भाषा में जो पुरानी महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं? ये हमाओ पूत है। आज भी गांव में हम पाली प्राकृत भाषा ही बोलते हैं, संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं। संस्कृत का हम प्रयोग लिखने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं? ना तो हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं और ना ही पाली प्राकृत भाषा का अध्ययन करते हैं। जब दोनों में से किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? गलत फहमियां भर जाती हैं, और उन्हीं गलत फहमियों को हम सही मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग 950 ईस्वी के बाद एक समूह के रूप में देखने को मिलता है। उस समूह में शामिल होने वाला पहला राजवंश प्रतिहार वंश को माना जाता है, और ये जानकारी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको दी हुई थी। 11वीं शताब्दी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजवंश के अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु उस समय यह पद वंशानुगत नहीं था। 16वीं शताब्दी के आसपास राजपूत शब्द वंशानुगत होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मुगल काल में जातिवाद का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा था। मुगल काल में जातिवाद चरम सीमा पे था। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा। क्योंकि मैंने ये कह दिया है कि राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है वो पाली प्राकृत भाषा के राजपुत शब्द से हुई है, ये कह दिया है इसलिए हो गया होगा। वो सोच रहे होंगे कि अगर राजपूत शब्द पाली प्राकृत भाषा का है तो ये उस समय प्रचलित क्यों नहीं था। कभी आप जैनों के और बौद्धों के ग्रंथों का अध्ययन करना, वहां पर राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो शब्द राजा के बेटे के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्हें कुमार शब्द के नाम से भी पुकारा जाता था। राजा हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात
राजपूत शब्द का प्रयोग एक खास वर्ग या समूह के लिए प्रयोग किया गया है। ये तो राजपूत शब्द किसी वर्ग या समूह के लिए हर्षवर्धन के शासन काल के बाद प्रयोग किया गया है और उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पाली प्राकृत भाषा के राजा और पुत्र शब्द से हुई है, क्योंकि संस्कृत में पूत को क्या कहा जाता है, पुत्र कहा जाता है, और राजपूत शब्द में पुत्र नहीं है बल्कि पूत है, जो पाली प्राकृत भाषा का शब्द है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शक, कुषाण और हूणों पर। शक जो मूलतः तुर्की, अजरबैजान तथा ईरान के रहने वाले थे। अंग्रेजी भाषा में शकों को सीथियंस और पुरानी फारसी भाषा में साका कहा गया है। बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप ध्यान में रखें। भारत में आने वाला शकों का पहला राजा माउस था, जिसे मेयो, मेवाती, मोगा के नाम से भी जाना जाता था। कुषाणों के साम्राज्य की शुरुआत आधुनिक अफगानिस्तान के कपिसा राज्य से मानी जाती है। कुषाणों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हो। कुषाणों का पहला राजा कुजुल कडफिसस को माना जाता है, जिसका वास्तविक नाम था गुजुर कपासिया। कपासिया जो गोत्र है गुर्जरों में पाया जाता है, और इसकी जानकारी मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी आपको दी थी। हूणों का मूल निवास इतिहासकारों ने कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में माना है, परंतु हूण मूल रूप से चीन या मंगोलिया के रहने वाले थे। हूणों का एक अल्चोन नाम का राजा था, जिसने अपने सरनेम के तौर पर खान शब्द का प्रयोग किया है, जो मंगोलियन राजाओं की सरनेम मानी जाती है। अभी कुछ समय पहले जब मैं चीन और मंगोलिया का इतिहास पढ़ रहा था, वहां पर भी मुझे हूणों के नामों का प्रयोग देखने को मिला है। आज तक हम इतिहास में यही पढ़ते आए हैं कि हूण मध्य एशिया के थे, लेकिन वास्तव में ये चीन और मंगोलिया के रहने वाले थे। भारत में आने वाला पहला हूण राजा तोरमाण को माना जाता है। हूणों का अंतिम राजा युधिष्ठिर था, जो कश्मीर का राजा था, जिसका शासनकाल 633 से लेकर 670 ईस्वी के मध्य में था। और इसके पिता का नाम था नरेंद्रादित्य, जिसका वास्तविक नाम था तोरमाण द्वितीय। तोरमाण द्वितीय का उल्लेख कश्मीर के इतिहास की प्रमाणित जानकारी देने वाले राजतरंगिणी ग्रंथ में गोनंद वंश के राजा के रूप में किया गया है। अब बात करते हैं क्षत्रिय और राजपूतों के धर्मांतरण पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। रोमिला थापर के अनुसार आधुनिक राजस्थान के आबू पर्वत पर धर्मांतरण यज्ञ हुआ, जिसमें चालुक्य, परमार, प्रतिहार और विदेशी मूल के कुछ राजवंशों का शुद्धिकरण करके वैदिक धर्म में शामिल किया गया था। ऐसा किसने लिखा है? रोमिला थापर ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार इन राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो विदेशी राजवंश थे जिनका आबू पर्वत पर शुद्धिकरण हुआ था, गांधार होते हुए उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ये है वो किताब जिससे मैंने ये जानकारी ली है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे पढ़ सकते हो। अगर ये किताब आप लोग पढ़ना चाहें तो इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ जानकारी मैंने नहीं लिखी है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको पूरा किताब ही खोल के दिखा रहा हूं। इसीलिए इनकी संख्या सबसे अधिक राजस्थान में थी। इनकी संख्या के धर्मांतरण हेतु कोई खुला हुआ स्थल चाहिए था, जिसके लिए आबू पर्वत का चुनाव किया गया, क्योंकि राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय है। आबू पर्वत पर बड़ी विशाल सेना के रख रखाव की भी अनेक सुविधाएं थीं, क्योंकि आबू पर्वत पर अनेक बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिनसे इतनी बड़ी सेना को पानी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। और ये जानकारी मैंने ली है यहां से। जो मुख्य पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरी जानकारी पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करो और आराम से पढ़ लो। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए आबू पर्वत पर धर्मांतरण यज्ञ का प्रबंध किया गया। इस विशाल यज्ञ का प्रभारी दत्तात्रेय नामक एक व्यक्ति था। दत्तात्रेय के अंदर विदेशी राजाओं को अपने समूह में शामिल करने की प्रबल इच्छा थी, जो उसके इशारे पर काम करें।
दत्तात्रेय बौद्ध राजाओं से बहुत नफरत करता था, क्योंकि दत्तात्रेय के पूर्वजों को राजा हर्षवर्धन ने देश की सीमा से बाहर निकाल दिया था। आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा, मैंने खुद ही पढ़ाया था आपको। तो राजा हर्षवर्धन ने क्या किया था कि 500 ब्राह्मणों को देश की सीमा से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन ब्राह्मणों ने राजा हर्षवर्धन को मारने का प्रयास किया था। यह जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ये जानकारी आपको मिलेगी हुएनसोंग के यात्रा विवरण में। अगर आप हुएनसोंग के यात्रा विवरण को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक चैनल के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसी कारण दत्तात्रेय सभी बौद्ध राजाओं से नफरत करने लगा था। इसी कारण दत्तात्रेय ने कुछ विदेशी राजाओं को बौद्ध राजाओं को पराजित करने के लिए चुना था। और ये जानकारी मैंने कहां से ली है? यहां से ली है। वीडियो को पॉज करो और आराम से पढ़ लो। यह कार्य परमार चालुक्य और प्रतिहार वंश के राजा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन राजवंशों के पूर्वज भी बौद्ध धर्म का ही अनुसरण करते थे। इसी कारण इन राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना आश्रय तो नहीं दिया, लेकिन उसे खत्म करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। बौद्ध धर्म को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने में विदेशी आक्रमणकारी राजाओं का सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध साधुओं को भारत से तिब्बत की ओर खदेड़ दिया था। वीडियो को पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हो, यहां पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस धर्मांतरण यज्ञ का प्रमाण राजस्थान में स्थित आबू पर्वत पर आज भी दिखाई देता है। यहाँ पर कई चोटियों और झीलों के नाम विदेशी राजाओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे वेलेज, राक, नाक आदि। आबू पर्वत पर अग्निकुंड एवं आश्रम के अस्तित्व आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ आश्रम, गौतम आश्रम, व्यास आश्रम, जमदग्नि आश्रम आदि नामों के अग्निकुंड मौजूद हैं। ये जानकारी मैंने यहां से ली है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। धर्मांतरण की यह घटना 8वीं शताब्दी की है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में क्षत्रियों की उत्पत्ति के विषय में जो जानकारी मिलती है वह 18वीं शताब्दी में जोड़ी गई है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर शहर के पुस्तकालय में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की 3 मूल प्रतियां रखी हैं, जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति का जो वर्णन है वो नहीं किया गया है। और ये जानकारी मैंने यहां से ली है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो। और ये धर्मांतरण की जो घटना है वो 8वीं शताब्दी की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। कश्मीर के अनंत भट्ट द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो से अधिक प्रमाणित जानकारी मिलती है। यहाँ पर कहा गया है कि कश्मीर के अनंत भट्ट थे, उनने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। उसमें जो जानकारी मिलती है वो चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, उससे ज्यादा प्रमाणित जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलती है, क्योंकि उसमें जो तिथियां हैं वह अभिलेखों से मेल खाती हैं। इसी कारण 1876 में बूलर ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रकाशन को अनऐतिहासिक और भारतीय विद्वानों का षड्यंत्र कहकर रोकने की बात कही थी। और ये जानकारी मैंने कहां से ली है? यहां से ली है। मैं आपको किताबें खोल खोल के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इतिहास में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। समाज को बांटने के लिए उल्टा सीधा इतिहास लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो आपस में लड़ने लगें। बूलर का समर्थन गौरीशंकर ओझा, महामहो उपाध्याय तथा अन्य विद्वानों ने भी किया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना का समय 18वीं शताब्दी माना जाता है और बीकानेर के पुस्तकालय में जो पृथ्वीराज रासो की मूल प्रतियां रखी हैं वो मुगल काल की हैं, लेकिन उन प्रतियों में क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया गया है। क्षत्रियों की उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में वो कब जोड़ा गया है? 18वीं शताब्दी में जोड़ा गया है, यानी अंग्रेजों के समय में जोड़ा गया है। और ये जानकारी भी मैंने यहां से ली है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्षत्रिय और राजपूत देसी हैं या विदेशी हैं, क्योंकि आजकल ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति यवन, शक, पहलू और कुषाण राजाओं के अभिलेखों में वर्णित हुए क्षत्रप शब्द से हुई है। ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। राजपूत शब्द पाली प्राकृत भाषा के राजपुत्र का समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ राजा का पूत होता है।
राजपूत एक वर्ग का नाम है जिसमें 36 राजवंश शामिल हैं। 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 12 ऋषि मुनि के वंशज, 4 अग्निवंशी हैं। अग्निवंशियों में चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान वंश शामिल हैं, जिसमें 2 भारत भूमि में जन्मे वंश हैं। 2 वंश चीन के निवासी हैं। जो राजवंश चीन के निवासी हैं, बौद्ध धर्म की तलाश में वह भारत आए थे, लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वालों ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। इस तरह यह राजवंश ब्राह्मणों की शरण में चले गए। ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर इस राजवंश के राजाओं का 20 दिनों तक शुद्धिकरण किया, तब उन्हें अपने संप्रदाय में शामिल किया। अग्निवंश के 2 राजवंश भारत भूमि की संतान हैं, अर्थात अग्निवंश के 2 राजवंशों को छोड़कर बाकी सभी राजपूत राजवंश भारत के मूल निवासी हैं। अभी मैं आगे आपको कुछ और जानकारी देता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षत्रिय आर्य वर्ण व्यवस्था का ऊपर से दूसरा स्तर है। यह आर्य राजाओं के लिए ही उपयुक्त होता है, जबकि राजपूत अनार्य शब्द है और अनार्य राजाओं के लिए ही उपयुक्त होता है। बृहद धर्म पुराण उत्तरकांड अध्याय 13 के अनुसार राजपुत्र या राजपूत शूद्र यानी अनार्य है। जायसवाल का कहना है कि कात्यायन जब पाणिनि पर भाष्य करते हैं तो बताते हैं कि नियम अनुसार आर्य क्षत्रिय पदनाम तभी ठीक माना जाएगा जब वह अनार्य संघ का सदस्य नहीं होगा, तभी ठीक माना जाएगा। एक जानकारी मैं आपको और देता हूं, अपने कई वीडियो में मैंने दी है। यहाँ पे आर्य और अनार्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कई बार इतिहासकार इस बात की गलती करते हैं कि जिन्हें वो आर्य लिखते हैं, मूलतः वो कौन है? यवन, पहलूब, शक, यही लोग हैं। लेकिन इतिहासकार बेचारे भूल जाते हैं और कुछ इतिहासकार जानबूझ के लिखते हैं। कारण यह नियम मात्र राजतंत्र के लिए ही नियत है। हम जानते हैं कि आदिवासी अनार्य समाज का आधार संघ अथवा गणतंत्र संघ व्यवस्था थी, जबकि वैदिक धर्म व्यवस्था का आधार राजतंत्र था। राजतंत्र वंशानुगत होता था और गणतंत्र वंशानुगत नहीं होता था। और वैदिक धर्म में गणतंत्र नहीं था बल्कि राजतंत्र था। वहां पे राजा का बेटा ही राजा बनता था वैदिक धर्म में। लेकिन बौद्ध और जैनों की बात करें तो इनमें गणतंत्र था, संघ होता था। उसी संघ से कोई योग्य व्यक्ति राजा चुना जाता था। आगे लिखा है, इसका स्पष्ट अर्थ निकला कि केवल आर्य ही क्षत्रिय हो सकता है, अनार्य नहीं। इसी कारण अनार्य राजा राजपुत्र या राजपूत कहलाए, क्षत्रिय नहीं कहलाए। क्योंकि जो राजपूत राजा थे उन्होंने अपने आप को राजपूत क्यों कहा, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को राजपूत इसीलिए कहा क्योंकि वो भारत के मूल निवासी थे। और आज भी राजपूत शब्द का ही प्रयोग होता है, राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। राजपूत शब्द समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे प्राचीन समय में ये राजाओं के पूत के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी राजाओं के बेटे के लिए प्रयोग किया जाता था। जब हमारे देश में संस्कृत भाषा आई तब उसी पूत शब्द को पुत्र कह के संबोधित किया गया। फिर बाद में राजपूत शब्द को एक समूह के रूप में प्रयोग किया गया, फिर एक पद के रूप में प्रयोग किया गया, आज एक वर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उस वर्ग में 36 राजवंश हैं और उन 36 में से 2 राजवंशों को आप अगर निकाल दें और बाकी जो राजवंश हैं वो भारत भूमि के ही वंश हैं, उनका जन्म भारत भूमि में ही हुआ है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं किताबें शेयर करता रहता हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।